बीपीएससी पाठशाला विद चौहान के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम गुप्त प्रशासन और गुप्त काल की जो प्रमुख रचनाएं हैं उनको एक ही वीडियो में अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। बीपीएससी स्पेशल के लिए ये सीरीज चल रही है जिसमें हमने स्टार्ट किया था बिहार का सामान्य परिचय के साथ और अब हम प्राचीन बिहार के इतिहास में उसके अंतिम पड़ाव पर हैं जहाँ पर हमें गुप्त प्रशासन के बारे में जानना है। तो चलिए बिना समय गंवाए वीडियो में चलते हैं और देखते हैं पढ़ने के लिए क्या है आज। तो गुप्त प्रशासन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये देखना है कि वो किस तरह की व्यवस्था थी। तो गुप्त प्रशासन की विशेषता एक सुव्यवस्थित प्रणाली थी जिसने पूरे साम्राज्य में कुशल शासन सुनिश्चित किया था। गुप्त प्रशासन को हम कई स्तरों में बांटकर पढ़ सकते हैं। केंद्रीय स्तर पर जो गुप्त प्रशासन था उसके बारे में हम देखते हैं, फिर प्रांतीय स्तर पर आएंगे, फिर सैन्य स्तर पर और फिर बाद में राजस्व प्रशासन के बारे में समझेंगे कि गुप्त साम्राज्य में राजस्व प्रशासन किस तरह का था। तो सबसे पहले हम देखते हैं केंद्रीय स्तर पर गुप्त प्रशासन कैसा था। तो राजा जो था वो सबसे ऊपर था, वही प्रशासन की केंद्रीय शक्ति माना जाता था। गुप्त प्रशासन में जो राजा था, सम्राट था, वही केंद्रीय व्यक्ति था, सबसे ऊपर वही होता था, सर्वे सर्वा। स्मृति ग्रंथों में राजा को बोला गया है कि वो देवता का अवतार था, उसे दैवीय दर्जा दिया गया है। इसलिए हम जो राजाओं की उपाधियां देखते हैं गुप्त साम्राज्य में, उनमें महाराजा धीराज, परम भट्टारक, चक्रवर्ती, परमेश्वर, इस तरह की उपाधियां देखते हैं। राज सत्ता वैसे तो वंशानुगत थी, लेकिन सिंहासन हमेशा बड़े पुत्र को ही, सबसे बड़े पुत्र को ही मिले, ऐसा कहीं भी वर्णित नहीं है। वो योग्यता के आधार पर था। युद्ध और शांति के दौरान राज्य की नीति तय करना राजा का काम था। अपने देशवासियों को किसी भी आक्रमण से बचाने का काम राजा का था। युद्ध की स्थिति में सेना का नेतृत्व करना राजा का काम था। वह ये सारे काम गुप्त काल में अपने केंद्रीय और प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति करने के लिए भी, ऐसा कह सकते हैं आप कि अपने केंद्रीय और प्रांतीय अधिकारियों की नियुक्ति करने का काम भी राजा का ही था। केंद्रीय स्तर पर जो गुप्त प्रशासन व्यवस्था थी उसमें मंत्री परिषद थे और कुछ नौकरशाही थी। तो उसको हम इस तरह से समझते हैं कि मंत्री का जो पद था वो वंशानुगत था। राज सत्ता वंशानुगत थी, लेकिन सिंहासन हमेशा सबसे बड़े पुत्र को नहीं मिलता था, जबकि मंत्री का पद पूरी तरह से वंशानुगत ही था। सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी जो थे वो कुमार मात्य कहलाते थे। महाप्रतिहारा एक अधिकारी था जो महल के रक्षकों का प्रमुख होता था, और जो प्रतिहारा है यही समारोहों का भी नियमन करता था। तो प्रतिहारा समारोहों का नियमन करता था, समारोह कैसे आयोजित किए जाएंगे, और सारे प्रतिहारों का जो अध्यक्ष होता था वो महाप्रतिहारा होता था, और यही महल के रक्षकों का प्रमुख भी होता था। इस तरह से हमने केंद्रीय स्तर पर गुप्त प्रशासन को जाना। आगे हम प्रांतीय स्तर पर गुप्त प्रशासन की बात करते हैं। इसमें कुछ तथ्य आएंगे जो आपको इम्पोर्टेंट है, ये तो आपको याद रखना है। गुप्त साम्राज्य में ने प्रांतीय और स्थानीय गुप्त प्रशासन की एक प्रणाली विकसित की थी। साम्राज्य को भुक्तियों में विभाजित किया गया था और भुक्तियों का प्रधान उपारिक कहलाता था। भुक्तियों को विषयों में विभाजित किया गया था और विषयों का प्रधान विषयपति कहलाता था। अब विषयों को विटियों में विभाजित किया गया था और विटियों को ग्राम में। तो ग्राम प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, जिसके जो मेन था उसको ग्रामिक या ग्रामिका कहा जाता था, और एक संस्था थी ग्रामिकाया जो पंचमंडल या स्थानीय परिषद होती थी गांव की। तो हमने पढ़ा कि गुप्त साम्राज्य में प्रांत और स्थानीय प्रणाली को अलग अलग भागों में बांटा गया था। साम्राज्य को भुक्तियों को विषयों में, विषयों को विटियों में और विटियों को ग्राम में बांटा गया था। जो नगर में संघ होते थे वो संघों के प्रमुख को नागर सेठ कहा जाता था, और इसमें जो धर्म के अधिकारी होते थे, जैसे बड़े बड़े ब्राह्मण होते थे, तो धार्मिक पदाधिकारियों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, और वो किसानों से भी कर वसूलने का अधिकार उनको राजा ने दिया हुआ था। मतलब किसानों से वैसे सारे कर वो जो धार्मिक पदाधिकारी थे वो वसूलते थे, जो कर डायरेक्टली राजा को नहीं देते थे वो किसान। उच्च अधिकारियों को नगद भुगतान किया जाता था और कई अधिकारियों को भूमि अनुदान के माध्यम से भी भुगतान किया गया था। ऐसा प्रांतीय स्तर पर गुप्त प्रशासन में देखने को मिलता है। अब केंद्रीय हो गया, प्रांतीय हो गया, आगे चलते हैं। सैन्य स्तर पर गुप्त प्रशासन की बात करते हैं। तो एक विशाल सैन्य संगठन था गुप्तों का,
और युद्ध के समय राजा अपनी सेना का स्वयं नेतृत्व करता था, ये हमने पहले भी पढ़ा है। यहाँ शांति और युद्ध के प्रभारी मंत्री को संधि विग्रहिका कहते थे। हाथियों के प्रमुख को पिलुपति, घोड़ों के प्रमुख को अश्वपति और पैदल सैनिकों के प्रमुख को नरपति कहा जाता था। वेतन की बात करें तो गुप्त साम्राज्य में सेना को नगद वेतन दिया जाता था, और जो भंडार होता था वो भंडार विभाग के अधिकारी को रण भंडार गरिका कहा जाता था। इस तरह से सैन्य स्तर पर जो ये पॉइंट्स हैं और जो तथ्य हैं उनको आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं। अब गुप्त साम्राज्य में राजस्व प्रशासन की बात करते हैं। तो राज्य की आय का मुख्य स्रोत जो था वो भू राजस्व था, मतलब कर था। जो कर था वो उपज के 1/4 से 1/6 भाग तक होता था। गोपा सरामिनी जो है वो अक्ष पातल धिकृत, ये एक आपको वर्ड मिलता है गुप्त काल में, गोपा सरामिनी, जो लेखा जोखा रखते थे और इसे अक्ष पातल धिकृत भी कहते थे। पुस्तकपाल होते थे वो, जो रिकॉर्ड कीपर था, सारा लेखा जोखा वो भी रखता था। और एक था उपरीकारा। उपरीकारा का क्या काम था, तो उत्पादन के 1/6 भाग को राजस्व में के रूप में लेने के अलावा कपड़े, तेल आदि पर एक कर लगाया जाता था। जब उन्हें एक शहर से दूसरे शहर में ले जाया जाता था तो वो जो कर था उसको कहते थे उपरीकारा, मतलब ऊपर का कर। व्यापारियों पर एक प्रकार का वाणिज्यिक कर लगता था जिसे शुल्का कहते थे, बलि कर को कहते थे और श्रम विस्थि को कहते थे। भूमि कर को भाग कहते थे और भाग ही राजस्व का मुख्य स्रोत था। भू राजस्व का जो कर था उसको भाग बोलते थे और भूमि कर ही राजस्व का मुख्य स्रोत था। गुप्त काल में जो मुख्य प्रमुख बंदरगाह थे वो थे ताम्रलिप्ति जो पूर्वी तट पे था, और भृगुकक्ष या भरूच वो पश्चिमी तट पर था। ये दोनों प्रमुख बंदरगाह थे गुप्त प्रशासन के। व्यापारिक नगरों की बात करें तो पाटलिपुत्र, उज्जैन, वैशाली, वाराणसी, मथुरा और कौशाम्बी ये व्यापारिक नगर थे गुप्त साम्राज्य में। अब गुप्त साम्राज्य में जो अलग अलग प्रकार के कर थे उनको हमने देखना है कि इस तरह से प्रश्न आते हैं बार बार, तो कौन सा कर क्या कहलाता था वो हमें जानना है। तो बाली जो कर था या बलि वो था अनिवार्य भेंट। जो भाग था या भागा वो था उपज का 6ठा हिस्सा। एक कर था भोग जो उपहार पे लगता था। शुल्का प्रथाएं थी उन पे लगता था। उदिनांगा सामाजिक सुरक्षा कर था। क्लिप्टा या क्लिष्टा भूमि की बिक्री या खरीद पर लगने वाला कर था। हलिवकारा हल का हिस्सा का कर था। हिरण्य स्वर्ण कर था और काड़ा अनियमित कर थे। इस तरह से कर के इतने प्रकार हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। अब गुप्त काल से संबंधित कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। तो सोने के सिक्के को दिनार कहते थे और चांदी के सिक्के को रूपक कहते थे। विशेषता सिक्कों की यह थी कि ये ब्राह्मणी लिपि में उत्कीर्ण थे। एरन अभिलेख गुप्त काल में ही मिला है, जहां से हमें सती प्रथा का पहला प्रमाण मिला है। और एरन से बहुत सारी चीजें मिली है, जैसे एरन से समुद्रगुप्त का अभिलेख मिला है। सोभोग नगर की बात की गई है एरन अभिलेख में। हून राजा तोरमान का भी एक शिलालेख मिला है एरन से। वाराह, विष्णु और नरसिंह मंदिर स्थित हैं एरन में, और ये जो मंदिर है वो गुप्त कालीन मूर्ति कला के ही उदाहरण है। गुप्त काल में ही अजंता की गुफाएं जो महाराष्ट्र में है और बाघ की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है उसका निर्माण हुआ था। उदयगिरी की गुफाएं जो मध्य प्रदेश में है ये भी उसी समय की हैं। ये गुफाएं हिंदू कला के प्राचीनतम उदाहरण हैं, जहां 5वीं शताब्दी के आरंभ में भगवान विष्णु के वराह अवतार की भव्य मूर्ति सहित अन्य गुफाएं निर्मित की गई थी। ये उदयगिरी गुफाएं के बारे में तथ्य है। इस तरह से गुप्त काल के सारे प्रशासनिक व्यवस्थाओं को पढ़ते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को भी इसी वीडियो में डाला है। आगे एक और गुप्त काल में सारी चीज़ों को पढ़ते हुए, प्रशासनिक व्यवस्था को पढ़ते हुए और महत्वपूर्ण तथ्यों के बाद हम एक बार गुप्त काल में हुई प्रमुख रचनाओं को देख लेते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण रचनाएं कालिदास द्वारा रचित ग्रंथ हैं, जिनमें अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतुसंहारम, विक्रमोर्वशीयम, मालविकाग्निमित्रम, रघुवंशम और कुमार संभवम है। कामंदक ने नीतिसार लिखा है। नीतिसार एक बार पूछा जा चुका है बीपीएससी में हाल ही में। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म सिद्धांत लिखा है। ब्रह्मगुप्त को भारत का न्यूटन भी कहा जाता था। विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखा है। शूद्रक ने मृच्छ कटिकम और विष्णु शर्मा ने पंचतंत्र की रचना की है। भारवी ने केरातार्जुनियम, वात्स्यायन ने कामसूत्र,
भास ने स्वप्न वासव दत्तम, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी और सूर्य सिद्धांत तथा वाराह मिहिर ने बृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका लिखा। वाघभट्ट ने अष्टांग हृदय और अमर सिंह ने अमरकोश की रचना की। दोस्तों, इस तरह से हमने गुप्त काल के बारे में पूरी जानकारी हासिल कर ली है और आपको कुछ नहीं करना है। ये 10 मिनट का वीडियो है, इसको 2-3-4 बार देखिए। इससे नोट्स बना सकते हैं आप, प्री और मेंस में दोनों में फ़ायदा होगा आपको। मैंने इसको प्री और मेंस दोनों की ही तरह से तैयार किया है स्लाइड को, तो आपको निस्संदेह इसका फ़ायदा मिलेगा। एग्जाम्स में प्रश्न आएंगे तो आप इससे मैच कर पाओगे। और आज के लिए इतना ही है वीडियो में। आगे की वीडियो आएंगे तो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा और जल्द ही मैं एक और भी अच्छा वीडियो लेके आऊँगा प्राचीन बिहार के इतिहास पे। दोस्तों, आपसे ये अपील है और आपसे ये गुजारिश है कि आप बीपीएससी पाठशाला विद चौहान चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है आगे और वीडियो लाने में। और आज के लिए बस इतना ही है। खुश रहिए, पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए। धन्यवाद।